जैसे हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो इसका अपना कोई दर्शन है, उस दर्शन में से निकला हुआ है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भी इसकी अपनी एक सभ्यता है जिसका आधार ये अर्थव्यवस्था है। तो इस दृष्टि से मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये यूरोप की सभ्यता और संस्कृति अगर हमको समझ में आए तो उनका बहुत कुछ समझ में आ जाए। इस दृष्टि से कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए, और न सिर्फ दस्तावेज इकट्ठे किए बल्कि यूरोप और अमेरिका के बारे में लिखने वाले जो महान लेखक माने जाते हैं उनको बार बार पढ़ा। सबसे ज्यादा यूरोप की सभ्यता और संस्कृति पर लिखने वाला जो व्यक्ति माना जाता है आज तक, उसका नाम है प्लेटो। प्लेटो ने यूरोप की सभ्यता के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है, संस्कृति के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है। और प्लेटो के बारे में यूरोप में यह कहा जाता है, द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन is a footnote of Plato. The whole of the European civilization is a footnote of Plato. माने यूरोप की सभ्यता का जो सारा कुछ है ना, वो प्लेटो के किसी पुस्तक में लिखे गए फुटनोट के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्लेटो यूरोपियन सभ्यता का पितामह है। आप सोचिए, यूरोप के सबसे महान दार्शनिक प्लेटो की लिखी गई पुस्तकों के जो फुटनोट्स हैं, फुटनोट माने किताब के नीचे जो लिखी जाती है कुछ लाइनें, तो वो कहते हैं कि पूरी सभ्यता यूरोप की प्लेटो के फुटनोट के बराबर है। इसका माने प्लेटो यूरोपियन सभ्यता का सबसे ऊंचा शिखर पुरुष है जिसने यूरोपियन सभ्यता को सबसे ज्यादा परिभाषित किया है। प्लेटो की दो किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं। एक का नाम है द रिपब्लिक और दूसरे का नाम है लॉज, LAWS। ये दोनों किताबें दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित हुई हैं। और यूरोप के विश्वविद्यालयों में और भारत के विश्वविद्यालयों में जो विदेशी दार्शनिकों को पढ़ाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा प्लेटो को ही कोट किया जाता है। प्लेटो का एक शिष्य हुआ करता था, उसका नाम था अरस्तु, अरिस्टोटल। उसने भी जो कुछ लिखा है वो भी फिर मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि अकेले प्लेटो को पढ़ूं तो कहीं अधूरापन न रह जाए, इसलिए अरस्तु को भी पढ़ो। क्योंकि प्लेटो अपने मरने से पहले कह गया कि मेरा सबसे पक्का और प्रिय शिष्य कोई है तो वो ये अरस्तु ही है। तो अरस्तु ने जो कुछ लिखा वो पढ़ा देखा। फिर अरस्तु के बाद के जो दार्शनिक हुए हैं, जैसे लेबिनिज हुआ, देकार्ते हुआ, उनको पढ़ा। और आधुनिक दार्शनिकों में जो सबसे महान माना जाता है यूरोप में, उसका नाम है रूसो। रूसो ने जो कुछ लिखा वो देखा पढ़ा। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका की जो प्राइवेट लाइफ है, उनकी जो निजी जिंदगी है, उसके 20,000 से ज्यादा दस्तावेज इकट्ठे किए, उनको देखा और पढ़ा। यूरोपियन हिस्ट्री जो रही है और अमेरिकन हिस्ट्री रही है उसको देखा पढ़ा। और उसमें से जो निचोड़ निकला वो अगले 1-1.5 घंटे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो यूरोप है इसके बारे में एक बात तो भौगोलिक रूप से मैं आपको बता दूं ताकि आगे आपको समझना बहुत आसान रहे कि यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जिसमें मैं अमेरिका को भी शामिल मानता हूं, क्योंकि अमेरिका यूरोप का ही एक्सटेंशन है। आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे, या जानते होंगे तो अच्छा है, कि अमेरिका में कुछ भी अमेरिकन नहीं है, जो भी कुछ है वो यूरोपियन है। अमेरिका में रहने वाली जितनी भी जातियां हैं उनमें से मूल अमेरिकन एक भी नहीं है, सब यूरोपियन है। अमेरिका की जो मूल जाति कोई हुआ करती थी जिनको रेड इंडियंस कहा जाता था, उनका तो सफाया कर दिया गया। आपको शायद मालूम है कि रेड इंडियंस की 14 करोड़ की जनसंख्या हुआ करती थी, उन सबको मार डाला गया। और आज मुश्किल से अमेरिका में 50,000 भी रेड इंडियंस नहीं होंगे। और जो हैं वो अमेरिका के मूल समाज में नहीं रहते, केंद्रीय समाज में नहीं रहते, अमेरिकी समाज से बिल्कुल बाहर रहते। आप अगर इनकी कल्पना करना चाहें तो ऐसे मान लें जैसे भारत में हम सब भारतवासी, हमने कुछ लोगों को अपने किनारे किया हुआ है, वो हमारे देश के वनवासी लोग, जंगलों में रहने वाले लोग, जिनके बारे में ना हम खोज खबर रखते हैं, ना उनको हमारे बारे में कोई खोज खबर है। ऐसे ही अमेरिका में स्थिति है मूल अमेरिकनों की, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है। और ये जो कत्लेआम हुआ है अमेरिका में 14 करोड़ रेड इंडियंस को मारने का, ये 1-2 वर्ष में नहीं हुआ है, सैकड़ों वर्ष में हुआ है। आप जानते हैं कि अमेरिका की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक कोलंबस नाम का स्पेनिश व्यक्ति अमेरिका पहुंच गया सन 1492 में।
और उसके बारे में दुनिया के इतिहासकार ये लिखने लगे कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका कोलंबस के पहले से था। कोलंबस ने अमेरिका जाने वाले एक रास्ते को खोजा था। अमेरिका जाने के 20 रास्ते थे, उनमें से एक रास्ता उसने खोजा था, और संयोग से वो रास्ता ऐसा था कि उस पर पहले कोई गया नहीं था, तो वो कोलंबस के नाम हो गया। कोलंबस स्पेनिश था, उसके पीछे स्पेन की आर्मी भी आई थी, और कोलंबस उस जमाने का स्पेन का सबसे बड़ा गुंडा, माफिया, डॉन जो कहना हो कह सकते हैं, इस तरह का व्यक्ति था। जैसे हम दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते हैं, इसी तरह का व्यक्ति था कोलंबस। उसका मूल काम यह था लोगों को मारना पीटना और उनसे धन संपत्ति वसूल लेना। स्पेन की सरकार ने उसको एक चार्टर दिया था, एक अधिकार पत्र दिया था, और कहा था कि तुम जाओ और जो कुछ भी लूट कर ला सकते हो ले आओ, और उसमें से 25% हमें दे देना, बाकी तुम अपने लोगों में बांट लेना। तो लूट मार के उद्देश्य से वो निकला था, और उसने अमेरिका में भयंकर लूट मार की थी। लूट मार के साथ जो कुछ भी धन संपत्ति वो लेके आया, तो उससे स्पेन के लोगों को पता चला कि अमेरिका में बहुत धन और संपत्ति है। तो स्पेन के बाकी लोग उसके पीछे पीछे गए, और स्पेन के लोगों ने बहुत लंबे समय तक अमेरिका में कत्लेआम मचाया। जो मूल अमेरिकन थे उनको मार पीट के खत्म करने का शुरू किया। स्पेनिश लोगों ने जब भरपूर अमेरिका को लूट लिया, तो उसके पीछे पीछे थोड़े दिन के लिए पुर्तगाली पहुंच गए, फिर फ्रांसीसी पहुंच गए, अंत में ये अंग्रेज पहुंच गए। और अंग्रेजों ने आज का जो अमेरिका है, जिसको यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां इस समय 27 राज्य हैं, इसके लगभग 13 राज्यों को अंग्रेजों ने कई 100 साल तक लूटा, और लगभग आधे से ज्यादा अमेरिका पर इनका कब्जा रहा। पूरे अमेरिका पर तो ये कभी कब्जा नहीं कर पाए। तो उस अमेरिका पर लगभग 1492 से लेकर लगातार ये जो हमले हुए 1770 1775 तक, उसके बाद अमेरिका आजाद हुआ। तो ये जो हमले हुए, इसमें अमेरिका का मूल चरित्र बदल गया। यूरोपियन नागरिकों का प्रभुत्व वहां हो गया, उन्होंने जाकर कब्जे कर लिए, कॉलोनीज बना लिया, और उन्हीं की जनसंख्या वहां पर बढ़ती चली गई। मूल अमेरिकन खत्म हो गए। अब आज जो अमेरिका में प्रभावशाली लोग माने जाते हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो अमेरिकन कॉरपोरेशंस के नाम से सारी दुनिया में जानी जाती हैं, इन कंपनियों के जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं वो नॉन अमेरिकन हैं सबके सब। अगर आप किसी भी अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनी का इतिहास खोजना शुरू करें, जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, कॉलगेट पामोलिव है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट एंड कोलमैन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, ये सब अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में गिनी जाने वाली है। जनरल मोटर्स है, जनरल इलेक्ट्रिक है, रेथियन कॉरपोरेशन है, IBM है, ये सब अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में गिनी जाती है। तो इन सब के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो सब ज्यूज हैं, यहूदी हैं, और यहूदी सब नॉन अमेरिकन है। और बड़े हैरानी की बात है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा घृणा अगर किसी से की जाती है तो यहूदी हैं, लेकिन ये यहूदी अमेरिका के बिजनेस और इंडस्ट्री पर पूरे हावी हैं, उनके कंट्रोल में पूरी इंडस्ट्री है। इसी तरह अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वहां के जो और मंत्री वगैरह होते हैं, ये सभी नॉन अमेरिकन हैं, और इनमें ज्यादातर यूरोपियंस हावी हैं। जॉर्ज बुश खुद नॉन अमेरिकन है, इनके पिता सीनियर जॉर्ज बुश नॉन अमेरिकन है। ये सब अमेरिका से बाहर के आए हुए लोग हैं। तो जो माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, उन्होंने आज अमेरिका में मुख्य ओहदा हासिल कर लिया है, और मूल अमेरिकन तो कहीं वहां दिखाई नहीं देते हैं। शायद अमेरिका के कुछ जंगलों में आप घूमें तो आपको कुछ 2-4 रेड इंडियंस दिखाई दे जाएंगे, वो तो नहीं है। तो अमेरिका को मैं यूरोप का एक्सटेंशन ही मानता हूं, यूरोप का ही विस्तार है, और अमेरिकी संस्कृति यूरोपियन संस्कृति का ही विस्तार है, और अमेरिकी सभ्यता अपनी कुछ नहीं है, यूरोपियन सभ्यता ही है। और वहां के इतिहासकार और समाजशास्त्री भी ये मानते हैं कि अमेरिका की अपनी कोई सभ्यता नहीं है, यहां तो जो भी कुछ है वो यूरोप की ही है। तो जब भी मैं यूरोप कहूंगा तो आप ये मान ही लेना कि यूरोप के साथ में अमेरिका की भी बात कर रहा हूं। तो ये जो यूरोप की जो सभ्यता है, जो अमेरिका तक फैल गई है, और अमेरिका से आगे कनाडा तक फैल गई है, और अब धीरे धीरे लैटिन अमेरिका में भी फैलती चली जा रही है, इस सभ्यता की मूल मान्यता क्या है, कैसे ये सभ्यता आई है, और कैसे ये दुनिया में फैल रही है। इस यूरोपीय सभ्यता की सबसे बड़ी जो संप्रदाय है इस समय, वो ईसाईयत है, क्रिश्चियनिटी है।
और क्रिश्चियनिटी के साथ थोड़ा बहुत हिस्सा है वो यहूदियों का है। दो ही मूल संप्रदाय हैं,